बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनकी इंटरनल प्रक्रिया क्या होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, यानी जीवन की प्रक्रिया को या जैव प्रक्रम को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या। लाइफ प्रोसेस वो सारी एक्टिविटी या वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में या हार्मोन्स रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, या वो एक्टिविटी जैसे मूवमेंट करना हमारी बॉडी का, या फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सप्रेशन एंड सो मेनी थिंग्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक सुचारू रूप से चलती रहती है। तो इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लाइफ प्रोसेस सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर इसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग सस्टेन, मतलब वो सारे एक्शंस जो हमारी बॉडी को लिविंग रहने के लिए, हमारी बॉडी को डे टू डे लाइफ में रन करने के लिए सस्टेन होते हैं, वो सारे के सारे सीरीज ऑफ एसेंशियल एक्शंस जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। ये सारे एसेंशियल एक्शंस हैं मूवमेंट, यानी हम कहीं बॉडी के मूवमेंट करना, मतलब बॉडी एक प्लेस पे है और वो अपने प्लेस को नहीं चेंज कर रही है पर अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर रही है, इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसियस एक्सचेंज लाइक O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना रेस्पिरेशन कहलाता है, इसको हिंदी में श्वसन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है या टॉक्सिक कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, उसको रिमूव करना वेस्ट कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी से यूरिन और फीकल मेटल का रिमूव करना वेस्ट कहलाता है। एक्सक्रीशन के बाद है सेंसिटिविटी। हमारी बॉडी सेंसिटिव है, जब भी सनलाइट होती है तो हमारी जो स्किन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, या हम किसी गर्म या ठंडी चीज़ को जब टच करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ के प्रति एक्शन देती है या उस एक्शन के प्रति रिएक्शन देती है, ये क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। सेंसिटिविटी के बाद ग्रोथ। हमारी बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ग्रोथ होता है, यहाँ तक कि हमारी हाइट बढ़ती है तो ये भी एक ग्रोथ है। हैंड हमारा बचपन से अभी तक इंक्रीज हुआ कुछ तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो होल बॉडी के अंदर टिश्यू बिल्डअप करती रहती है और बॉडी में ग्रोथ होता रहता है। ग्रोथ के बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है कि सेम अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करना या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना बाय हेल्प ऑफ पेरेंट्स, जो है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है वो रिप्रोडक्शन है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में वेस्ट रिमूव होता है। एक्सक्रीशन मैंने 2 बार लिख दिया है। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो सारी इसेंशियल एलिमेंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं या हमारी बॉडी को वो इसेंशियल एलिमेंट जो चाहिए होते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, बिल्डिंग अप रहती है, हम हेल्थी रहते हैं, हम डिसीज़ फ्री रहते हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन बनता है, उसे हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ये डिपेंड करता है एनिमल में। जैसे यहाँ पे यूनिसेलुलर एनिमल है और मल्टीसेलुलर, मैंने यहाँ पे 2 टाइप एनिमल्स लिया हुआ है, एक यूनिसेलुलर एनिमल लिया हुआ है, दूसरा मल्टी सेलुलर एनिमल लिया हुआ है। यूनिसेलुलर एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल होती है और उनकी सारी की सारी एक्टिविटी सिंगल सेल के अंदर होती है। एग्जांपल अमीबा। तो अमीबा में जो ये क्या नाम है लाइफ प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल के अंदर इन्वॉल्व होगी और सब कुछ सिंगल सेल को ही परफॉर्म करना पड़ेगा अमीबा के केस में या किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और वो एक रिदमिक एक्सप्रेशन या रिदमिक एक्शन करते हैं और होल बॉडी में एक्टिविटी होती रहती है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कुछ चेंजेस थे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके इंटरनल चेंजेस, यानी लाइफ हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, वेस्ट रिमूव हो रहा होता है।
तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है बॉडी के इंटरनल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या जो भी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि हमारी बॉडी को रन करवाती हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो रिदमिक वे में रहते हैं, चाहे वो न्यूरॉन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मूवमेंट हो, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ प्रोसेस जो हमारी लाइफ को हमारे बॉडी को रन कराती हैं। अब इन लाइफ प्रोसेस जो होती हैं ये डिपेंड करती है एनिमल टू एनिमल, यानी ये यूनिसेलुलर एनिमल है या मल्टी सेलुलर एनिमल है। अगर यूनिसेलुलर एनिमल है तो उसके अंदर क्या होगा कि सिंगल सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ काम करेंगी या वो सारी एक्टिविटीज़ वर्क करेंगी या परफॉर्म करेंगी बेटर वेज में। बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है कि कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, और कैटेगरी डिवाइड होने से जो वर्क है वो और ज़्यादा स्टेमिना या और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करने लगता है। जैसे एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होने की वजह से उसमें एक ही में सब सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें सिस्टमिक वे नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं और प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस, और वो क्या करते हैं उस प्रोसेस को परफॉर्म करते रहते हैं। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों को न्यूट्रिशन चाहिए अपनी बॉडी को सरवाइव करने के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिविटी जो है परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। तो वो सारे इसेंशियल कंपोनेंट है, वो सारे इसेंशियल एलिमेंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मोड न्यूट्रिशन से दो टाइप का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिशन होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। मैक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं हमें हाई अमाउंट में मिलते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिशन हमें कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लास 10th के अंदर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो है हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, या मतलब जो दो अलग अलग टाइप का है, प्लांट कौन सा न्यूट्रिशन लेगा या एनिमल कौन सा न्यूट्रिशन लेगा, इस बेस पे न्यूट्रिशन को हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक, और सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो प्लांट होते हैं वो खुद अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी वो खुद पे निर्भर करते हैं। तो ऐसा प्लांट होता है जो कि खुद पे डिपेंडेंट होता है और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करता है। वो जो है हमारा प्लांट होगा और उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर रखेंगे। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी वो डिपेंड होते हैं किसी एनिमल और प्लांट के ऊपर अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके पास फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ब्रेक करते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, यानी वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल के थ्रू भी अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी दोज काइंड ऑफ प्लांट विच आर परफॉर्म ऑन मेकिंग या सेल्फ प्रिपेयर फूड। प्लांट फोटोसिंथेसाइज, यानी प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसाइज एक प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट की हेल्प से प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड रॉ मटेरियल से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। सेकंड है फ्यू बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, यानी वो केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और अपना फूड बना देते हैं। उस मूवमेंट को हम कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या उस तरीके से अपने फूड को एब्जॉर्ब करना, उस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करना कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। सेकेंड है फिर हम फर्स्ट मेन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, यूजिंग सनलाइट, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर क्या होता है, एंड वाटर प्रोवाइड, मतलब सनलाइट होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए प्लस रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट। अब ये नरिशमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक वो कि जो पहले तो वाटर लिया, सनलाइट लिया और रॉ मटेरियल लिया। वाटर जो है गैस से एक्सचेंज करके लिया, सबसे पहले उसने वाटर लिया प्लांट ने, और जो वाटर था वो गैस से एक्सचेंज करके लिया, पहले वाटर लिया, उसके बाद फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे कि यूजिंग सनलाइट वाटर एंड रॉ मटेरियल, यूजिंग सनलाइट वाटर एंड रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट प्लांट को और अदर एनिमल को। सनलाइट सन सोर्स से मिलता है लीफ को, लीफ के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो जाइलम के थ्रू जो है रूट से वाटर एंड रॉ मटेरियल दोनों जाइलम के थ्रू आ जाते हैं, और थर्ड स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, और ये तीनों मिलाकर फूड प्रिपेयर करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो सिर्फ प्लांट को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करते, देमसेल्फ यानी प्लांट को और अदर ऑर्गेनिज्म को, देमसेल्फ यानी प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये कि जब जितनी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है उतनी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को मिल जाती है, तो प्लांट उसको एक फ्रूट के फॉर्म में स्टोर करता है या वेजिटेबल के फॉर्म में स्टोर कर देता है, और वो फ्रूट या वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, तो हम या और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो खाते हैं, तो उनको भी उससे नरिशमेंट मिल जाता है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मेकिंग इट्स ऑन फूड, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या था कि जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, मेकिंग इट्स ऑन फूड यानी खुद ही अपना भोजन बनाते हैं या खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर प्लांट सिंथेसाइज यानी प्लांट फोटोसिंथेसाइज यानी प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसे प्लांट फोटोसिंथेसाइज बोलते हैं। सेकेंड है फ्यू बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया यूज़ केमिकल, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम कीमो एटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, कुछ रोडोप्सिन बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस पहला पार्ट था हमारा जो प्लांट प्रिपेयर कर रहा था, प्लांट क्या करता है, यूज कर रहा था सनलाइट एंड वाटर, प्लांट यूज कर रहा था सनलाइट एंड वाटर जो कि प्रोवाइड कर रहा था नरिशमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा था, देमसेल्फ यानी खुद को यानी प्लांट को प्लस अदर ऑर्गेनिज्म। जब उसके पास ज़्यादा हो जाता था तो उसे फ्रूट या वेजिटेबल के फॉर्म करके या फ्रूट या वेजिटेबल का फॉर्मेशन करके अदर प्लांट और एनिमल को प्रोवाइड करता था नरिशमेंट। अब ये प्रोसेस कैसे होती थी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता था यानी जो हमारी लीफ होती थी ग्रीन कलर की, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंस होता था, और वो जो क्लोरोफिल होता था वो सबसे पहले क्या करता था, जो सनलाइट आ रही होती थी या जो सन की रेज आ रही होती थी उसको इमिट करता था और एब्जॉर्ब करता था। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट एनर्जी स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जो सनलाइट की लाइट आ रही होती थी वो लाइट एनर्जी जो थी वो स्प्लिट कर देती थी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी वाटर जो था उसके वाटर को दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक कर देती थी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में ब्रेक कर देती थी किसको, वाटर को। यानी वाटर सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से क्लोरोफिल में ब्रेक होता था वाटर और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्या करता था, रिड्यूस करता था कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन हेल्प करता था रिड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसे कन्वर्ट कर देता था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब एक टिपिकल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता था, यानी प्लांट को एनर्जी देता था। तो सबसे पहले क्या था, जो ऑक्सीजन थी और हाइड्रोजन दो पार्ट्स में स्प्लिट हुए, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसमें से जो पहला पार्ट हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यूज करता था रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था, और कार्बोहाइड्रेट क्या था, एक टिपिकल ग्लूकोज था जो कि प्लांट को एनर्जी देता था।
6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर गिव्स आउट 6 C6H12O6 प्लस एनर्जी, मतलब 6 कार्बन प्लस 6 वाटर मिलकर ऐड होकर हमें ग्लूकोज प्लस एनर्जी देते थे, यानी प्लांट को ग्लूकोज और एनर्जी देते थे। और जो ऑक्सीजन था वो इन्वायरमेंट में दोबारा से चला जाता था और वो एनिमल्स के काम आ जाता था रेस्पिरेशन में। सेकेंड है क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो क्लोरोफिल है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए ताकि वो इनटेक कर सके। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए ताकि वो इनटेक कर सके किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इतना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है। अब वो जो स्टोमेटा होता है उस स्टोमेटा का क्या काम है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा प्लांट के अंदर बैक साइड में होता है, यानी एब्रोलर सरफेस के ऊपर होता है और उस सरफेस पे छोटे छोटे माइन्यूट से पोर होते हैं। वो जब लाइट रहती है तो वो ओपन होते हैं, लाइट नहीं होती तो वो क्लोज हो जाते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओपन, एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर क्लोज। अगर शैडो आती है तब भी वो क्लोज हो जाते हैं, जब लाइट पड़ती है तभी वो ओपन होते हैं। अगर ऐसा ना करें तो उनको ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा और लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। तो इसको बचने के लिए ये स्टोमेटा होता है गार्ड सेल जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। तो स्टोमेटा क्या है, पोर्स हैं, पोर्स ऑन द लीफ। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ के ऊपर पोर्स होते हैं, पत्तियों के ऊपर बहुत सारे होल्स दिखते हैं हमें, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। अभी जो स्टोमेटा है पोर्स ऑन द लीव्स, यानी पत्तियों के ऊपर जो बहुत सारे लीव्स के ऊपर पोर्स यानी छोटे छोटे माइन्यूट से होल्स दिखते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना और ऑक्सीजन को आउट कर देना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होती हैं। फाउंड अंडर साइड ऑफ लीफ, ये कहाँ पे, लीफ के अंदर पाई जाती हैं। गार्डेड बाय गार्ड सेल, और इनको जो देखभाल है वो कौन करता है, गार्ड सेल करता है। गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग कहने का मतलब ये है कि जब सनलाइट रहती है तो ये गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। अगर सनलाइट नहीं होती, शैडो आ जाता है, तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वो गैसेस एक्सचेंज ना कर पाएँ। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, और यहाँ के जो वाटर कंटेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, गार्ड सेल। मतलब ये डायग्राम है स्टोमेटा का, इस डायग्राम के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, जो बड़ा वाला सर्कल है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में छोटे छोटे माइन्यूट से सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स को मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है। और ये जो साइन देख रहे हो बॉक्स जैसा, ये वैक्यूल है, सी शेप वैक्यूल है, वैक्यूल। और ये दो क्लोरोप्लास्ट के बीच में गार्ड सेल है जो कि क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को ओपन और क्लोज करते रहते हैं, और इनकी सेल वाल है। अब फिर एक बार इसे रिवाइज कर देते हैं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन प्लांट्स के अंदर होता है या उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, यानी वो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैटेगराइज हुआ टू पार्ट्स में, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जो प्लांट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, या हम फोटोसिंथेसिस उसे कहेंगे। सेकंड था कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्यू बैक्टीरिया के अंदर होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड विथ हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, विथ हेल्प ऑफ केमिकल प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये दो टाइप की कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी हम फोटोसिंथेसिस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट आते हैं और प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्लांट को नीड होती है सनलाइट की प्लस वाटर की प्लस रॉ मटेरियल की। नीड सनलाइट, वाटर और रॉ मटेरियल, यानी तीन चीज़ों की नीड होती है, सनलाइट, वाटर और रॉ मटेरियल की। इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके प्लांट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है दो वे में। एक तो वो अपने खुद के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जब वो फूड ज़्यादा हो जाता है तो उसको फ्रूट फॉर्मेशन कर देता है या वेजिटेबल फॉर्मेशन कर देता है। फ्रूट या वेजिटेबल फॉर्मेशन करता है ताकि वो अदर एनिमल के यूज़ में आ जाए। तो इस तरीके से वो खुद भी खाता है और दूसरे लोगों को भी वो अपना फूड दे रहा होता है।
तो नरिशमेंट दो टाइप है, उसके खुद के देमसेल्फ के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। अब क्या होता है, सबसे पहले किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्लोरोफिल लीफ के पास होती है, यानी लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो लीफ होती है वो सनलाइट को, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को यानी फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एक खास बात होती है कि जो फोटो एनर्जी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती है। जो फोटो एनर्जी होती है, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही होती है, वो वाटर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और टिपिकल ग्लूकोज बना देता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और टिपिकल ग्लूकोज बना देता है। सेकंड, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दोबारा से रिटर्न हो जाती है क्योंकि उसका प्लांट को कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि जो क्लोरोफिल होता है वो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर फैसिलिटेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस इसेंशियल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कर सके। अभी इसेंशियल इसलिए होता है ताकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है ग्लूकोज फॉर्मेशन करने के लिए। इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है इसके पास क्या होता है कि लीफ में होता है, लीफ के पास बहुत सारे माइन्यूट से पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोल देते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो एक सर्कुलर सराउंडेड कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल से बनी होती है। सेल वॉल रिजिड भी हो सकता है और सेमी रिजिड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कितना है। उसके बाद इसमें 2 सी शेप दिख रहे हैं, ये जो सी शेप है इसे वैक्यूल्स बोलते हैं और वैक्यूल और सेल वॉल के बीच में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट के बीच में गैप होता है। उन गैप के अंदर इन क्लोरोप्लास्ट के बीच में गैप होता है और इन क्लोरोप्लास्ट के गैप के बीच में गार्ड सेल पाई जाती है और गार्ड सेल का काम ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्टोमेटा ओपन करना और एब्सेंस ऑफ सनलाइट उसे क्लोज कर देना। तो जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहती है तो ओपनिंग रहती है और जब एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है या शैडो आती है तो स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से ये चीज़ बच सके प्लांट और इसमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो ताकि वो हाइड्रेटेड ना हो जाए प्लांट। और थर्ड थिंग से कि ये वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसे प्लांट जो किसी डेड डिकेइंग कंपोनेंट के ऊपर या किसी सड़े गले पेड़ की लकड़ियों के ऊपर उगते हैं उनको हम सेप्रोफिटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे फंगी हो गया, ये सब किसी सड़े गले कंपोनेंट के ऊपर उगते हैं। स्लिम मॉल्ट्स हो गया, तो इनको हम सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट बोलते हैं या न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ना कि प्लांट बोलेंगे। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कौन? जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पर यानी किसी भी सड़े गली जगहों पे उगेंगे। जैसे बरसात के मौसम में जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुकुरमुत्ता नाम का प्लांट होता है, वो कुकुरमुत्ता नाम का एक फंगी होता है जो कि हमेशा वहाँ पे दिख जाता है। द फूड इज पार्सली डाइजेस्ट आउटसाइड बॉडी एंड दैट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पार्सली फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कहाँ से? आउटसाइड से। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से क्या करते हैं, पार्सली फूड को डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड है एग्जाम्पल फंगी है जो कि क्या है, सेप्रोफाइट है। फंगी जो है वो क्या है, सेप्रोफिटिक है, यानी वो डेड डिकेइंग कंपोनेंट के ऊपर मिल जाएंगे, यानी सड़े गली जगहों पे वो मिल जाएंगे। बरसात के सीजन में ये अधिकतर दिख जाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी होस्ट जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और हमसे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सम ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसके फूड को या उसके न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। जैसे मॉस्कीटो हमारी बॉडी के अंदर बाइट करता है और हमारे ब्लड को सक कर लेता है, और साथ में कई टाइप के डिसीज, जैसे कई टाइप के फीवर दे जाता है, मलेरिया पैरासाइट दे के चला जाता है, प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है मीरोजोइट के थ्रू। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक्सपेंसिव फूड उसका था उसको क्या करता है, वो अदर ऑर्गेनिज्म खा लेता है, एंड इन टर्न कॉजिंग हार्म, और उसको क्या कर देता है, हार्म कॉज कर देता है, यानी उसको हार्म कर देता है। जैसे मैंने अभी मॉस्कीटो का बताया हूँ। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी, और वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में रहते हैं कुछ समय के लिए, ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट सेल, और ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट सेल। जैसे मॉस्कीटो हो गया, ठीक है, हमारे सर में लाइस हो गया यानी जूं हो गया, वो क्या करता है, हमारे सर में रहता है और हमारा खून चूसता रहता है और हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट सेल, ठीक है। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी पे रहता है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को लेता रहता है। एग्जाम्पल के लिए लीच एक्टोपैरासाइट है। अब एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्टोपैरासाइट वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, यानी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन यानी स्किन के अंदर ना जाए, स्किन के बाहर से, जैसे मॉस्कीटो हो गया, लीच हो गया, ये क्या करते हैं, बाहर से सक करते हैं, यानी हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस पे दिखते हैं कि यहाँ पे मॉस्कीटो बैठा हुआ है या यहाँ पे जोक लगी हुई है, लीच यानी जोक लगी हुई है, और वो क्या कर रही है, ब्लड को सक कर रही है या ब्लड को क्या कर रही है, मतलब सक कर रही है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, लीच, जो कि एक्टोपैरासाइट है। नहीं, एक्टो मतलब बाहर के पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके, सिर्फ बाहर से ही हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उसे हम एक्टोपैरासाइट बोल देते हैं। तो पहला क्या था, लीच था, और लीच क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। लीच पता ही कि जनरली पानी में मिलता है, जहाँ पे बाढ़ आई होती है वहाँ पानी में जाओ तो वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं बॉडी के ऊपर। पहले उनका साइज़ छोटा होता है और धीरे धीरे वो हमारे ब्लड को सक करते 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 अपने साइज़ को ग्रो कर लेते हैं। तो ये क्या था, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो हमारे बॉडी के बाहर से हार्म पहुँचाए, अंदर ना जाए। सेकेंड है एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस जो होता है या एस्कैरिसिस एलिफेंट, एस्कैरिसिस जो हमारा एस्केहेलमिथ्नस ग्रुप का मेंबर है, इसकी फीमेल बहुत हार्मफुल पहुंचाती है हमें, और ये इंडोपैरासाइट होते हैं, यानी हमारे अंदर जाता है, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है एस्कैरिसिस। कॉस्क्यूटा अमरबेल होता है और ये प्लांट पैरासाइट होता है। अधिकतर प्लांट के पेड़ों पे ऊपर कुछ हरी हरी बेल्स दिख जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई या ऊपर चढ़ती हुई, लेकिन प्लांट में उनकी जड़ होती है, उसको हम अमरबेल या कॉस्क्यूटा बोल देते हैं। वो प्लांट से सारे न्यूट्रिशन लेती है। मोस्टली ये मैंगो वगैरह के प्लांट पर अधिकतर देखी जाती हैं। तो ये कॉस्क्यूटा होती हैं और ये अमरबेल होती है, इसे अमरबेल भी कहते हैं। न्यूट्रिशन, अब सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक कहने का मतलब है कि ऐसे एनिमल जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी सड़े गले चीज़ों के ऊपर ग्रो होते हैं, यानी डेड डिकेइंग कंपोनेंट के ऊपर ग्रो होते हैं, जो कि सड़ चुका है या गल चुका है, उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और अपने फूड को बनाते हैं। मतलब इन्हें मैं एक तरीके से भी बोल सकता हूँ कि कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इन सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख जाएगा। सबसे पहली चीज़, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी ये सड़े गले पे निर्भर करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये जो फूड होता है उसको पार्सली डाइजेस्ट करते हैं, बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। पहले उसको खाते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड चीज़ है, इसका एग्जाम्पल फंगी है, और फंगी जो है हमारा क्या है, सेप्रोफिटिक यानी सेप्रोफाइट्स हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और हमारी बॉडी को हार्म इफेक्ट देके जाते हैं, या हमारी बॉडी में कुछ समय के लिए सर्वाइव करते हैं और हमारी बॉडी से एनर्जी लेते रहते हैं। जैसे मॉस्कीटो हो गया, लाइस हो गई, और भी बहुत सारे एस्कैरिसिस हो गया, बुशेरिया हो गया जिसे हम फ्लेरियर वर्म बोलते हैं। तो ये सारा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरीके से, और यहाँ तक कि प्लांट के भी ऊपर कुछ पाए जाते हैं,
तो ये उनको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं और उनके न्यूट्रिशन को खुद एब्जॉर्ब करते हैं, उनके एक्सपेंस न्यूट्रिशन को खुद एब्जॉर्ब करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसके एक्सपेंस को ये खुद खाते हैं और फिर कॉजिंग इट्स हार्म, और उसको क्या कर देते हैं, हार्म इफेक्ट दे देते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी, वो क्या करते हैं, हॉस्ट यानी जो बॉडी होती है उसको अपना मतलब एक मेहमान घर समझ के उसके ऊपर रहते हैं और उसको हार्मफुल इफेक्ट देते हैं और उससे अब न्यूट्रिशन लेते रहते हैं उसकी बॉडी से। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट सेल, और क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशन को डायरेक्टली होस्ट सेल से। और इसमें एग्जाम्पल यानी लीच यानी जो जोक है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। दूसरा एस्केरिसिस है, एस्केरिसिस हमारा इंडोपैरासाइट्स है। एक्टोपैरासाइट कहने का मतलब ऐसे पैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए, बाहर से हार्मफुल इफेक्ट डालें, उसे हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। इंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन में चले जाते हैं, जैसे एस्केरिसिस है। कॉस्क्यूटा जो कि पैरासाइटिक प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर देखा जाता है, स्पेशली इन मैंगो प्लांट के ऊपर जो है हमारी बेल दिखती है, उसे हम कॉस्क्यूटा प्लांट बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा की अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा जो अपने पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करता है उससे हम पढ़ेंगे। तो अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन को कैसे इनटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप फिक्स नहीं होता, उसके अंदर मूवमेंट जो होता है वो सूडोपोडिया मूवमेंट होता है और अपने फूड को वो इनगल्फ करता है और अपने वैक्यूल के अंदर उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिखा अमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा क्या करता है, फीड करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी होलोजोइक मोड न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये कि वो सॉलिड कंपोनेंट को भी खा सकता है। इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडियल प्रोसेस, मतलब ये क्या करता है कि किसी भी पार्टिकल को खाने के लिए यानी किसी भी फूड पार्टिकल को खाने के लिए सूडोपोडियल मूवमेंट शो करता है। और सूडोपोडियल मूवमेंट की इस पूरी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। द इनगल्फ फेड फूड गेट इनक्लोज इन द बॉडी ऑफ द फूड वैक्यूल, जैसे ही इनगल्फ करता है तो इसके वैक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं और उनमें वो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फूड वैक्यूल पास थ्रू साइटोप्लाज्म, और फूड वैक्यूल जो होते हैं वो पास करते हैं साइटोप्लाज्म डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, मतलब जो फूड वैक्यूल होते हैं वो पास करते हैं साइटोप्लाज्म को फूड ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, और डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमुलेट करके उससे क्या करना होगा, जो फीकल मैटर उसको बाहर निकाल देना होगा। फूड वैक्यूल आउटसाइड इंजेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, और जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो इनडाइजेस्ट कर देते हैं फूड को ताकि जो फूड है वो आउटसाइड यानी बाहर निकल जाए, जो वेस्ट मटेरियल है फूड का। ये सेल मेम्ब्रेन थी अमीबा का केस है ये, जिसमें क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये फूड वैक्यूल्स हैं। और ये न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, ये जो फूड पार्टिकल्स ये कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी से सॉलिड फॉर्मेशन है या सेमी सॉलिड फॉर्मेशन है फूड का, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको क्या करता है, बाय हेल्प ऑफ सूडोपोडिया फूड को इनटेक करता है। फूड इनटेक करने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस।
अब फूड इसने इंटेक किया और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। फूड इंटेक करने के बाद इसको इनकल्व करता है वैक्यूल्स के अंदर, यानी यहाँ पे जो वैक्यूल्स बने हैं इसके अंदर ये फूड चला जाता है अमीबा का, और वैक्यूल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब सबसे पहले क्या था, ये अमीबा में जो था वो एक अमीबा होता है। यहाँ प्रोसेस कुछ ऐसी है कि एक अमीबा होता है और स्पेस एक अमीबा होता है और वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है फूड पार्टिकल से। फूड पार्टिकल से मोड है होलोजोइक, यानी सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फॉर्मेशन। अब ये जो अमीबा है ये न्यूट्रिशन लेता है फूड पार्टिकल से, मोड है होलोजोइक मूवमेंट। अब ये होलोजोइक मोड से बाय हेल्प ऑफ किससे, सूडोपोडिया, यानी जो सूडोपोडिया यानी जो इसके फॉल्स फीट हैं, यानी झूठे पैर हैं, फॉल्स फीट जो हैं उससे क्या करता है, मूव करता है और क्या करता है, फूड को होल्ड करता है। मूव करने के बाद फूड को होल्ड करता है, फूड होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद फूड को वैक्यूल को दे देता है। और वैक्यूल क्या हो जाता है, फूड पाने के बाद फूड वैक्यूल प्लस फूड, ये प्रोसेस क्या होती है, ये क्लोज हो जाती हैं। और ये जो सूडोपोडियल मूवमेंट होता है इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस मूवमेंट को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को, यानी सबसे पहले अमीबा था, अमीबा ने न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में यानी होलोजोइक यानी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हुआ। ये जो प्रोसेस थी ये सूडोपोडियल प्रोसेस थी जिसमें वो चलकर फूड को इंटेक करता है और उस पूरी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फूड होल्ड होता है, होल्ड होने के बाद वैक्यूल में जाता है, वैक्यूल में जब फूड जाता है तो वैक्यूल क्लोज हो जाता है, और जब वैक्यूल क्लोज हो जाता है तो वैक्यूल इस फूड को पास करता है साइटोप्लाज्म में, ताकि वहाँ से क्या हो सके, डाइजेशन हो जाए। क्या हो सके, डाइजेशन हो जाए, और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि डाइजेशन होगा तो उसको क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। तो एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेट हो जाए, और एसिमिलेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब जो वेस्ट है उसे क्या कर देना, इजेशन कर देना। कहाँ, आउट साइड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक फूड वैक्यूल है, यानी एक सबसे पहले हम लेते हैं इस केस के अंदर कि एक अमीबा है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक अमीबा है, और ये अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर है। एक अमीबा है और वो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, और उसका कोई सेफ फिक्स नहीं है। उसके पास एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और फूड वैक्यूल है। अब ये जो अमीबा है ये अमीबा न्यूट्रिशन लेगा, क्योंकि इसको ये जब चलेगा या ये कुछ फंक्शन करेगी इसकी बॉडी तो इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो न्यूट्रिशन इसको फूड पार्टिकल से मिलेगा, यानी इसको एनर्जी फूड पार्टिकल से मिलेगा। और फूड पार्टिकल होलोजोइक है, होलोजोइक मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी ऐसे हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड सॉलिड और लिक्विड दोनों से बने हुए हैं।
इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे मूवमेंट करना पड़ेगा। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट। सूडोपोडियल मूवमेंट करने का मतलब होता है फॉल्स फीट मूवमेंट, और इस मूवमेंट से फूड होल्ड कर लेगा अमीबा। इस मूवमेंट की वजह से फूड को अमीबा, ये रहा फूड, और इसको अमीबा क्या कर रहा है, होल्ड कर लेगा। इस मूवमेंट की वजह से अमीबा फूड को होल्ड करेगा। इस होल्ड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस ओवरऑल प्रोसेस होती है, इंजेक्शन तक की प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर यानी फैगोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर फूड होल्ड होता है। फूड होल्ड होने के बाद वैक्यूल प्लस फूड, यानी वैक्यूल के अंदर फूड चला जाता है। ये रहा वैक्यूल के अंदर फूड जाता है। फूड जाने के बाद वैक्यूल प्रॉपर क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद वो पास करता है फूड को यहाँ, यानी इस रीजन के अंदर। ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, फूड को वो ट्रांसफ़र करता है ताकि फूड का डाइजेशन हो सके, और हर सेल के अंदर या जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होने के बाद अब प्रोसेस आती है एसिमिलेशन की, यानी बाहर निकालने की। तो जो वेस्ट बचता है उसको हम इंजेस्ट कर देते हैं और आउटसाइड वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है अमीबा के अंदर डाइजेशन की। तो सबसे पहले अमीबा ने क्या किया, एक अमीबा था और वो जो अमीबा था वो सिंगल सेलुलर यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। उसके पास एक वैक्यूल था, सिंगल सेल थी, और सिंगल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था। अमीबा एक फूड पार्टिकल को देखता है, और उस फूड पार्टिकल जो होता है वो होलोजोइक होता है, नहीं वो सॉलिड फॉर्म होता है या सेमी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड कंपोनेंट हो सकता है। उसको वो इनटेक करने के लिए मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं सूडोपोडिया मूवमेंट, और वो सूडोपोडियल मूवमेंट से उसको होल्ड करता है, फूड को होल्ड करता है, यानी फूड को पकड़ता है, और फूड को पकड़ के वैक्यूल की तरफ इजेक्ट करता है, यानी वैक्यूल की तरफ उसको धक्का देता है, पुश करता है, और वैक्यूल के अंदर जैसे ही फूड जाता है वैक्यूल होल्ड हो जाता है, या वैक्यूल क्लोज हो जाता है। फूड को लेके वैक्यूल क्लोज हो जाता है, और वैक्यूल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होती है कि जो वैक्यूल के अंदर फूड होता है उसको डाइजेशन के लिए वो साइटोप्लाज्म में भेजता है ताकि वो पच सके फूड। और डाइजेशन के लिए जब साइटोप्लाज्म में फूड जाता है तो उसके बाद कंडीशन आती है एब्जॉर्प्शन की, यानी जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करना होता है, कि जो एनर्जी या जो पार्टिकल्स बने डाइजेशन के बाद उनको किसी न किसी को एब्जॉर्ब करना है। तो वो उस सेल के होल बॉडी में जहाँ पे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो यूटिलाइज हो जाता है, और जब वो यूटिलाइज होता है तो उसकी वजह से कुछ वेस्ट बनता है, यानी वो एसिमिलेट होता है, और जो वेस्ट बनता है वो इजेक्ट होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय हेल्प ऑफ अमीबा।